डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों उम्मीद करता हूँ ये मेरा चैनल ITI विज़न बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ ही बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट लेकर आता हूँ। जी हाँ, आज से यहाँ पर रोज़ रेगुलरली क्लास चलाई जाया करेंगी, और वो क्लास इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों बोथ ब्रांच के लिए चलाई जाएंगी, जो कि ट्रेड थ्योरी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, इम्प्रोवेटिव स्किल, तीनों सब्जेक्ट की क्लास चलाई जाएंगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसलिए मैं फिर से कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का ये क्वेश्चन का DPP है स्टूडेंट, 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर का DPP है। और ये DPP है ना स्टूडेंट्स, ये हर एग्ज़ाम में बार बार इन्हीं क्वेश्चन में से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन निमी के बेस पर ही बनाए गए हैं। तो मैं स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और तैयारी कीजिए, लिख लिख के तैयारी कीजिए। और चलते हैं अब आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन सीरीज है बाईलैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि जो CBSE बोर्ड वाला बच्चा है वो भी इस क्वेश्चनों को आसानी से समझ सकता है, और जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो भी आसानी से समझ सकता है। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कहता है, इस गेज का क्या उपयोग है? नंबर ऑप्शन कह रहा है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचता है, बेलनाकार जॉब का व्यास जांचता है, जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचता है, या जॉब को मशीन में डेटम को समांतर रखता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो गेज होते हैं, गेज देखे होंगे आपने, वायर गेज, कई प्रकार के गेज होते हैं स्टूडेंट्स। ये जो गेज है इसका ये क्या काम करता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, ये जॉब होती है, जॉब देखे होंगे आपने फिटर में, जो जॉब प्रयोग की जाती हैं उनकी जो आंतरिक त्रिज्या को जांचता है, जो इंटरनल रेडियस होती है ना, इंटरनल रेडियस रेडियस आर होती है जॉब की, जिसको क्या मेजर करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा है। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है CBT एग्जाम में, ITI में, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन नंबर B हैचेट स्टेक, नंबर C बिलो हॉर्न स्टेक, ऑप्शन नंबर D केबल एवं वर्गाकार स्टेक। जी हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर होगा, 2 का ऑप्शन नंबर होगा जो C इज द राइट आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, बिलो हॉर्न स्टेक का प्रयोग क्या करते हैं, रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिवेटिंग क्या होता है, मान लो स्टूडेंट ये एक मेटल की पट्टी है और दूसरी मेटल की पट्टी है, आपको ये दोनों क्या है, कपल करनी है, मतलब ऐड करनी है, जोड़नी है स्टूडेंट्स। तो इसलिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक जो कील टाइप की होती हैं वो आप डाल देंगे, उनको क्या है एक हथौड़े की सहायता से इस रिवेट को यहाँ पे कस देंगे, ताकि ये जो आकृति है ना ये ऐसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, कील यहाँ टूट जाएगी। इसको बोलते हैं रिवेटिंग करना और क्या करना, सीमिंग करना। तो इसके लिए कौन सी स्टेक का प्रयोग करते हैं, ब्लो हॉर्न स्टेक, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? जी हाँ, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट पूछ रहा है आपसे, यूनिट क्या होती है इंसुलेशन रेजिस्टेंस की? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो पहले ये बताओ स्टूडेंट्स, आर जो प्रतिरोध बोला जाता है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट आपको पता होगा, ओम होती है, सभी को पता है बच्चों, ठीक है, ओम होती है। अब ये क्या कह रहा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ध्यान रखना इंसुलेशन क्या करता है, करंट को रोकता है, आई को क्या करता है भाई, ये रोकता है, मतलब कम करता है। तो ध्यान, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना। तो ध्यान रखना जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी, इंसुलेशन मटेरियल की बात हो रही है, तो क्या होगा, वो हाई होगी। तो सिंपल सी बात है, मेगा में कितना होता है, 10 की पावर कितना होता है, बोलो बोलो 6 होता है, 10 की पावर 6 मेगा, इधर डी द राइट आंसर होगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी क्या होगी, मेगा में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, तांबे के परमाणु के तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी हाँ, इसका सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉपर होता है, Cu बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉपर बोलते हैं, Cu बोलते हैं, तांबे बोलता है, ठीक है ना। तो इसका क्या है, तीसरे आउट ऑफ मोल सेल का थर्ड जो क्या होता है, सेल होता है, उसका ये पूछ रहा है आपका, कक्ष में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ध्यान रखना, नंबर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 18 होते हैं, 18। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा होता है, Ag होता है, उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, और उसके बाद कौन सा होता है, अच्छा, आयरन, ठीक है ना। ये बढ़िया कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और जितने भी घर के अप्लायंसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है, जनरेटर मोटर में जितने भी है कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। चांदी का इसलिए नहीं करते क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या स्टूडेंट्स हाई रहती है,
क्या रहती है, हाई रहती है, इसलिए कॉपर का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। और ध्यान रखना, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, जो खंभे होते हैं, खंभे पे ट्रांसमिशन लाइन जो जैसे तार जा रखे होते हैं खेतों में से, वहाँ पे हम एल्यूमिनियम कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, एल्यूमिनियम का। वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है, ठीक है ना, हल्के के कारण, और इसकी कॉस्ट भी कम है, इसलिए ट्रांसमिशन में ध्यान रखना एल्यूमिनियम के चालक का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। जी हाँ स्टूडेंट, विशिष्ट प्रतिरोध, पहले आपको ये पता होना चाहिए विशिष्ट प्रतिरोध को दिखाते किससे, इसका सिंबल क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम दिखाते हैं रो से, ठीक, किससे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं हम रो, ठीक है भैया। तो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये आपने पढ़ा होगा अपने इलेक्ट्रिकल में फॉर्मूला। आर की यूनिट क्या अभी मैंने बताई थी, ओम होती है, क्या होती है, ओम होती है, ठीक है भैया। और अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या करना है स्टूडेंट्स, रो, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, बराबर, ठीक है भैया, बराबर लगा दिया आपने, रो का रो यूँ ही रहेगा। एल क्या है यहाँ पे, मीटर में, लो भैया मीटर लिख दिया। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एल मीटर में तो ए भी किस में होगी, मीटर स्क्वायर में होगी, नहीं होगी, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। अब 1 मीटर को गुणा ओम में कर दो, क्या हो जाएगा, ओम इन गुणा मीटर, हो गया नहीं होगा, और बराबर क्या चल रहा है, रो। तो देख लो आप, रो की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रतिरोधक के प्रतिरोधक का क्या मान है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस भी कई प्रकार के होते हैं। अब मान लो कोई ये कोई वायर है, ठीक है ना, इस पे रेजिस्टेंस के लिए कोडिंग होती है, देखा होगा आपने, आर बाई वी फेज होते हैं, आर बाई वी देखा होगा, 3 फेज में एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थ होता है, ये देखे होंगे आपने। तो इसके तारों पे क्या करते हैं, हम कोडिंग कर देते हैं तरह तरह की, क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, कोडिंग कर देते हैं। अब ये कोडिंग रेड हो सकती है, येलो हो सकती है, ब्लू हो सकती है। अभी हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि इसके प्रतिरोध का मान क्या है, तो देखो कोडिंग किसकी हो रही है, सिल्वर की हो रही है, ऑरेंज की और रेड की। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस 10%, जिसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, मैं आपको ही बता देता हूँ, टाइम बहुत कम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कॉपर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या है। ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब फिर से रो पूछ रहा है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन की जो वैल्यू है फिक्स रहती हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा, ये रट के जाना पड़ेगा एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन बहुत आया पेपर में, आईटीआई की सीबीटी एग्जाम में। जी हाँ स्टूडेंट, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो दिख रहा है आपको सी है, सी वो इधर राइट आंसर होगा, 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी हाँ, ये क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, फिक्स रहती हैं, तो आपको रट के ही जाना पड़ेगा स्टूडेंट। मैं फिर कह रहा हूँ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ और सिल्वर हुआ, एजी, ठीक है, और आयरन हुआ, इनके अलग अलग से विशिष्ट प्रतिरोध के मान होते हैं। परंतु एग्जाम में क्या पूछा हमसे, कॉपर चालक का पूछा इसका, तो कॉपर की वैल्यू क्या होगी इसमें, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिंगल फेज परिपथ में कलांतर। जी हाँ, कलांतर पूछा है, सिंगल फेज में कलांतर कितना होता है। तो आपको कला फेज जो फेज एंगल होता है, कलांतर कितना होता है स्टूडेंट सिंगल फेज के लिए, क्या होता है, क्या होता है कलांतर, 90 डिग्री होता है। कितना होता है स्टूडेंट सिंगल फेज के लिए, 90 डिग्री। ध्यान रखना, सिंगल फेज के लिए क्या होता है, 90 डिग्री। और जब 3 फेज की बात हो रही हो, 3 फेज मतलब ये आर बाई बी, इनके लिए जो फेज एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, 90 डिग्री कहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। हमसे सिंगल फेज की पूछा है तो 90 डिग्री होगा, और 3 फेज में पूछे तो क्या लगाओगे, 120 डिग्री। ये रहा आपका 3 फेज का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक है और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। जी हाँ स्टूडेंट, शक्ति गुणांक पूछ रहा है, मतलब पावर फैक्टर की रीडिंग पूछ रहा है, क्या देगा। जी हाँ, इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, शक्ति गुणांक का √3 ऐसे ही कुछ फॉर्मूला होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये cos पाई बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कह रहा है 2 वाट मीटर विधि में यदि एक शून्य पाठ्यांक दे रहा है, एक शून्य दे रहा है, जीरो, और एक क्या दे रहा है, एक खपत कर रहा है ना, कोई अप्लायंस की क्या कर रहा है, ये खपत कर रहा है,
ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, cos फाई का मान, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका मान निकल के आ जाएगा cos फाई बराबर जो कट पिट के जो आंसर आएगा इसका आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब cos फाई ये किसकी वैल्यू होती है 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इसमें भर नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भर बढ़ने पर, ये भर नहीं है यहाँ पे क्या है, भार है। ठीक है ना। भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज पर क्या असर होगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, मान लो कोई ये सेल है, सेल में क्या टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अब ये कह रहा है सेल का जो भार है बढ़ने पर सेल के सिरों में वोल्टेज क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान रखना जब वोल्टेज बढ़ जाएगा किसी अप्लायंसेस के अंदर, जो सेल जो युक्ति लगी हुई है, तो इसका जो जो वोल्टेज है ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, शून्य तक गिरेगा, समान रहेगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा घटेगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, घटेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जी हाँ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपको पता है फैराडे के नियम में क्या आता है, एक ये फॉर्मूला निकल के आता है M = ZIT। ठीक है ना, इसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है ना, इसको क्योंकि M समानुपाती क्या होता है IT, तो M बराबर क्या हो जाएगा ZIT। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक। तो Z की वैल्यू पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है स्टूडेंट्स, कॉपर के लिए पूछ रहा है। कॉपर का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है 0.329 mg पर कूलम, 0.329 जी पर कूलम। ऑप्शन सी है आपका 1.1182 मिलीग्राम पर कूलम, और ऑप्शन डी है 1.1182 ग्राम पर कूलम। जी हाँ, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 3.29 mg पर कूलम। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये फिक्स वैल्यू याद करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है ना, ये रट के ही जानी पड़ेंगी। कॉपर के लिए कितना होता है, एल्यूमिनियम की कितना होता है, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को बार बार लिख के देखिए स्टूडेंट, मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या कहता है। ठीक है ना, मान लो ये कोई फ्यूज है आपका, ठीक है ना, ये क्या है फ्यूज लाया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कोई अप्लायंसेस माने बल्ब लगा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप इसको डी सप्लाई दे रहे हो, AC दे रहे हो, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है ना, अभी मुझे क्या सर्किट को बाधित करना है, मतलब शॉर्ट सर्किट करना है मुझे इस सर्किट को। तो जो फ्यूज़ के लिए जो लिया गया जो टाइम होगा ना, टाइम कितने टाइम में मान लो फ्यूज़ उड़े जाएगा, तो वो टाइम क्या कहलाता है। ठीक है ना, टाइम में जो कहलाएगा वो जो समय होगा वो क्या कहलाएगा। तो ध्यान रखना वो क्या कहलाएगा, कट ऑफ गुणांक, कट ऑफ फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा वो, कट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ध्यान रखना कोई अप्लायंसेज जब हमारी डिस्टर्ब हो जाती है या बाधित हो जाती है, तो फ्यूज के द्वारा जो लिया गया टाइम होगा ना उसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, 300 वाट के ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है एडिशन स्क्रू होल्डर, गोलीय पथ पेच होल्डर, कोड होल्डर, ब्रैकेट होल्डर। जैसे स्टूडेंट्स जो 300 वाट के जो ऊपर की लैंप होते हैं, जैसे कि हेलोजन लैंप हो गया, ठीक है, सोडियम वेपर लैंप हो गया, उनके लिए कौन सा होल्डर उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखना गोलीय पथ पेच होल्डर, इसके लिए इसको सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। 300 हुआ, 320 हुआ वाट को भी पूछ लेता है, लेकिन इसके लिए फिक्स वैल्यू है। ठीक है ना, गोलीय पथ पेच होल्डर का प्रयोग होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, BIS प्रतीक का नाम क्या है। ये प्रतीक दे रखा है आपको, सिंबल है किसी का सर्किट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में। अब ये कह रहा है इसका नाम क्या है, ध्यान रखना। पहले BIS की फुल फॉर्म देख लेते हैं। BIS की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फुल फॉर्म होती है BIS की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ये कह रहा है इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इसका नाम क्या है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्विच। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्विच। ध्यान रखना जब एक बल्ब को बार बार ऑन या ऑफ की कंडीशन में जब प्रयोग किया था, तो मान लो कोई बल्ब है ये, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्विच लगा हुआ ना, इंटरमीडिएट स्विच ये लगा रहता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये ऑन और ऑफ की कंडीशन को फॉलो करता है जब एक बल्ब की बात की जा रही हो। ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट स्विच इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, IE नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। ऑप्शन है प्रतिबाधा के माध्यम में कमाई, ठीक है ना, प्लेट अर्थिंग द्वारा प्रदान करना, चालक का आकार बढ़ाना, या समांतर अर्थिंग देना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये कह रहा है उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृति को कैसे नियंत्रित किया जाए। जी हाँ स्टूडेंट्स,
ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्रतिबाधा के माध्यम में कमाई। जो प्रतिबाधा का जो माध्यम होगा ना उसको क्या होगा, लो कर देंगे। हार्मोनिक्स तो आप जानते हो, मान लीजिए कोई वेव है और बहुत स्पीड से चल लीजिएगा, हार्मोनिक्स पल्स वेव में चलती है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। और क्या कह रहा है, उदासीन संयोजन, न्यूट्रलाइज कनेक्शन की बात कर रहा है, तो उसमें कौन सा, उसको इम्पीडेंस होता है एक्स, प्रतिबाधा कि जो माध्यम होगा ना यहाँ पे उसमें क्या होगी, कमी करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 का इज द राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अर्थ प्रतिरोध मतलब अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का क्या कार्य है ना। ये कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 एसी को डीसी में बदल देता है, डीसी की पोलैरिटी को बदल देता है। तीसरा ऑप्शन है डीसी को एसी में बदल देता है, या जनरेटर को घूमने की दिशा बदलता है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जो अर्थ टेस्टर होता है आपका, अर्थ टेस्टर, ठीक है ना। अब जब धारा उत्क्रमक मतलब 1/I, धारा इन्वर्सली की बात की जा रही हो, तो क्या करती है, करंट रेजिस्टेंस क्या कम करता है वहाँ पे अप्लायंसेस के लिए, तो क्या डीसी आपूर्ति को एसी में बदल देता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब धारा उत्क्रमक की बात की जा रही है या आई की बात की जाती, तो उसमें क्या होता, वो पोलैरिटी पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या धारा उत्क्रमक बोल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके आनुपातिक है, किसके आनुपातिक है। जी हाँ स्टूडेंट्स, किसके आनुपातिक है। नंबर 1 ऑप्शन धारा कुंडली में धारा के, विभव कुंडली में धारा के, हैंडल घूर्णन की गति के, दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। जी हाँ स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्या है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर हुआ है, जो ओम मीटर सुई है ना, यहाँ पर कॉइल्स होती हैं ऐसे, ठीक है ना, अप्लायंसेस में, इसमें आई करंट है, इसमें I/2 करंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, विक्षेपण जो होता है, टॉर्क बोलते हैं उसको, है ना, विक्षेपण किसके अनुपातिक होता है, तो I1/I2 के आनुपातिक होता है। क्या स्टूडेंट्स, जो विक्षेपण होता है, जो है ना, विक्षेपण होता है किसके अनुपातिक होता है, I1/I2 के। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे डी, दोनों कुंडलियों में धारा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या है, चिंगारी देने का उद्देश्य क्या है। क्या कह रहा है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या है। बहुत ध्यान रखना है, ये सोडियम वेपर लैंप क्या है, बहुत ही चिंगारी देती हैं, शॉर्ट देती हैं। तो ये कह रहा है इसका उद्देश्य क्या है, इसका हम क्यों प्रयोग करते हैं जो बार बार चिंगारी दे। तो ऑप्शन नंबर है आरंभिक धारा को घटाता है इसलिए, चल रहे वोल्टेज को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी चल रहे करंट को घटाता है, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोडियम वेपर लैंप में क्या होगा, जो पल्स होंगी ना, जो पल्स वेव से होती हैं, इस देखा हुआ आपने इलेक्ट्रिकल में, ये क्या है, पल्स उत्पन्न करता है हाई वोल्टेज पर, शुरू करने पर हाई वोल्टेज पे क्या है, पल्स उत्पन्न कर देता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट रखा जाता है सोडियम वेपर लैंप का। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। जी स्टूडेंट, इंडस्ट्री जो लाइटनिंग का जो मैनेजमेंट होता है, वो उसको लाइटनिंग का नाम क्या होता है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, मैं ऑप्शन तो नहीं बोलूँगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट लाइटनिंग मेथड बोलते हैं इसको। जो फ्लड हुआ और जो इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ, वहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था होती है, उसको डायरेक्ट लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, चल लोह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। देखा हो आपने, जो मूविंग आयरन टाइप जो इक्विपमेंट होते हैं उनका पैमाना ना असमान रीडिंग के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना, कहीं ज़्यादा मेजरिंग होता है, वन इसमें खाँचे बने होते हैं पैमाने में, कहीं ज़्यादा कभी कम, कभी कहीं कहीं कम ज़्यादा, मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में, है ना, ये पैमाना होता है, स्केल होता है एक, ठीक है ना इसमें। तो इसे कह रहा है असमान क्यों होता है। जी हाँ स्टूडेंट, असमान क्यों बनाया जाता है। विचलन बल धारा के समानुपातिक है, विचलन बल आगुण धारा के व्युत्क्रमानुपाती है, या विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती है, विचलन बल धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, चल लोहा आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। क्या, चल लोहा प्रकार उपकरण में, तो ऑप्शन आई स्क्वायर कहाँ है, देखिए धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जो टॉर्क का मान होता है, विचलन बल टॉर्क बोलते हैं उसको, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें। ठीक है ना, जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका प्रयोग करके हम जो मेजर में मैक्सिमम सटीकता, मतलब उसकी एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। तो ऑप्शन है कम इनपुट प्रतिबाधा रखें, उच्च प्रतिबाधा रखें, ऑप्शन सी छोटी कनेक्टिंग लीड का उपयोग करें, या सही मदन प्रणाली प्रदान करें।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उच्च आगत प्रतिबाधा रखें हम, जो हाईली इम्पीडेंस होता है ना एक्स, उसको आप क्या है हाई रखिए, ठीक है ना, हाई रखिए, तो मैक्सिमम सटीकता, ठीक है ना, मैक्सिमम एक्यूरेसी प्राप्त हो जाएगी आपको उस इंस्ट्रूमेंट पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, जो मिक्सचर मशीन होती हैं उसमें कौन सी मोटर लगी होती है बताइए। यूनिवर्सल, रिपल्सन या स्प्लिट फेज या शेडेड पोल मोटर, बताइए स्टूडेंट्स कौन सी मोटर लगी होती है। आप सब लोग घर पे अपने भाई जूस वूस बनाते होंगे या प्याज का सलाद फलाद बहुत सी चीज़ की प्रयोग करते होंगे, उसमें कौन सी मोटर लगी होती है आपको, क्या आपको पता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर पे उपयोग की जाती है, सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल मोटर होती है जिसका काम क्या होता है, ये एसी और डीसी दोनों पे काम कर लेती है। ध्यान रखना ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल मोटर क्या होती है एसी डीसी दोनों पे चलती है। और रिपल्सन मोटर का क्या उपयोग होता है स्टूडेंट बताइए जल्दी। जो संकेतक प्रणाली होती है ना, जैसे कि रेलवे प्रयोग करता है सिग्नल में, संकेतक में जो लाल पीली हरी बत्ती होती हैं उसमें रिपल्सन मोटर प्रयोग करती है सिग्नलों में। और स्प्लिट फेज का क्या होता है, जैसे मान लो कोई मोटर है जी, इस पर 3 फेज हैं, आर फेज, बाई फेज और बी फेज, ठीक है ना। इनके फेजों को क्या है जी स्प्लिट कर देती है, कौन सी मोटर, स्प्लिट फेज मोटर। इसका काम समझ में आ गया आपको। और शेडेड पोल मोटर का वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे नॉइज ज़्यादा हो, है ना, जहाँ पे नॉइज ज़्यादा हो, मतलब जहाँ ये क्या मोटर का काम क्या है, बहुत ही शोर उत्पन्न करती है शेडेड पोल का मोटर का, ठीक है ना। तो बहुत है नंबर 23 क्वेश्चन के लिए इतना ही जवाब स्टूडेंट्स। ध्यान रखना प्रत्येक मोटर का आपको यूज़ पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। ऑप्शन नंबर ए ताम्र हानि बड़ी होनी चाहिए लौह हानि से, ताम्र हानि कम होनी चाहिए लौह हानियों से, ताम्र हानि लौह हानि के बराबर होनी चाहिए, या ताम्र हानि भंवरधारा हानि के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट ध्यान ध्यान रखना ट्रांसफार्मर में 3 हानियाँ होती हैं, ठीक है ना, कॉपर लॉस, ठीक है ना, और क्या आयरन लॉस और एडी करंट लॉस, ठीक है, एडी करंट लॉस, ठीक है। अब इसमें क्या, अब मुझे बताइए आपको किस ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी बढ़ानी है, आपको बहुत ही अच्छा ट्रांसफार्मर बनाना है, तो आपको क्या होगा, हानि को तो भाई बिल्कुल कम करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना जब ताम्र हानि और लौह हानि आपस में बराबर हो जाएंगी तो ट्रांसफार्मर इफिशियंसी क्या है बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आसानी से दिख रहा है इसमें ऑप्शन स्टूडेंट्स। और ध्यान रखना भंवरधारा हानि क्या होती है, आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो प्लेट होती है ना पतली पतली बनाई जाती है, देखा होगा आपने, स्टील वो जो आयरन की होती है सॉरी, और पतली पतली बनाई रख दी जाती हैं स्टील कोर में, ठीक है ना। वो क्यों बनाते हैं ऐसे ट्रांसफार्मर की पतली पतली कोर, ताकि भंवरधारा हानि कम हो सके, ठीक है। भंवरधारा हानि का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। उनको पतला इसलिए किया जाता है ताकि एडी करंट कम हो जाए। अगर आप मान लो इनको पतली पतली प्लेट ना बना के सीधे एक ऐसे बॉक्स सा रख दें, इनमें इसको पतला ना करें, ऐसे ऐसे बिल्कुल ना करें, तो ध्यान रखना वहाँ में एडी करंट बहुत लॉस उत्पन्न होगा, जिससे ट्रांसफार्मर नॉइज ज़्यादा करेगा और ट्रांसफार्मर आपका फूक सकता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ताम्र हानि लौह हानि के बराबर होंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 कहता है वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, कम क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका। तो ऑप्शन नंबर बी है टू मिनिमाइज द बर्डन, मतलब बोझ को कम करने के लिए। ये तो होगा नहीं स्टूडेंट्स, बोझ से क्या मतलब है इसमें, निरंतर आउटपुट बनाए रखने के लिए। और सी ऑप्शन है उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, भाई ढाल का बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा इसमें, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो हम रीडिंग को मेजर करते हैं ना त्रुटि को कम करने के लिए, वहाँ पे जो प्रतिघात एक्स का मान है और कम शोर हानि को कम करने के लिए, इसको पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बहुत स्टूडेंट 25 क्वेश्चन सीरीज यहीं कंप्लीट होती हुए उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हुए होंगे। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यही प्रश्न बार बार सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से कवर कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं आपसे फिर बार बार 4 बार मैंने बोल दिया, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मैं कहता हूँ आप अच्छे से पढ़िए, घर पे मेहनत कीजिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, क्योंकि आपको पता है सीबीटी एग्ज़ाम 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जी हाँ, 20 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आगे ऐसी वीडियो लाते रहूँगा मैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन की जितनी भी आगे आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस होंगी मैं रेगुलर डालता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उनको बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब मैं वीडियो को डालूँगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय स्टूडेंट्स।